हेलो एवरीवन, आज है 4 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस या उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, उनका फैक्चुअल डाटा निकालते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 4 जून और जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी कोई डे पढ़ते हैं तो उसके बारे में उस दिन की इंफॉर्मेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आज कौन सा दिन है? 4 जून। और जैसा कि आपको पता है जून का महीना है तो मतलब क्या होता है, मानसून आ जाता है और मानसून आ भी रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आज के डे के ऊपर। 4 जून क्या मनाते हैं हम? तो देखो आज है वर्ल्ड, कौन सा डे मनाया जाता है? तो देखो जो इनोसेंट चिल्ड्रन होते हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपल सा कि आज हम वो डे सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन जो बच्चे होते हैं उनको जो अग्रेशन होता है, जो अडल्ट अग्रेशन होता है, उससे बचाने के लिए उनको अवेयर करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन अगेंस्ट द अग्रेशन। मतलब क्या है इसका कि जैसे देखो जो बच्चे होते हैं उनका किसी भी प्रकार से, अगर मैं कह सकता हूँ कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर उन बच्चों का फॉर एग्जांपल मान लो कि उनका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, तो उनको उस बात से अवेयर करने के लिए हम कौन सा डे बनाते हैं? तो 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, डे फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रन अगेंस्ट एग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, मे भी पूछे मे भी ना पूछे, लेकिन आज ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारी पहली न्यूज़ आती है आज की। देखो आपने देखा होगा आज की न्यूज़ में गौतम अडानी इज एशियाज रिचेस्ट पर्सन अगेन। इन्होंने क्या किया? अंबानी जी को पीछे कर दिया और कौन सी रिपोर्ट में? ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अंदर। और इनकी नेट वर्थ कितनी हो चुकी है? 111 या 111 बिलियन डॉलर इनकी क्या हो चुकी है? नेट वर्थ। एक टाइम था जब ये इस लिस्ट में नजर आते थे, ठीक है, फिर बाद में ये नीचे चले गए, फिर दोबारा से ये ऊपर आने लगे और अभी इन्होंने क्या किया कि जो अंबानी जी हैं उनको पीछे छोड़ दिया है और जो आपके अडानी जी हैं वो क्या हो चुके हैं? एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, आप इसको याद भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आज के टाइम पर कौन है? तो देखो मैंने एक लिस्ट लिखी यहाँ पे, पहले पे कौन है? बर्नार्ड आर्नोल्ट 207 बिलियन डॉलर। उसके बाद एलोन मस्क, जेफ बेजोस, ये कौन है? तो ये आपके स्पेस एक्स और इनके पास न्यूरालिंक बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, ये कौन है? तो इनको आप जानते होंगे, अमेजोन के मालिक। ये कौन है? तो आपके फेसबुक के मालिक। ये कौन है? यूट्यूब। ठीक है, बिल गेट्स आप जानते हो। तो ऐसे करके ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। दुनिया में सबसे अमीर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्नार्ड आर्नोल्ट इज द रिचेस्ट पर्सन। और याद रखना इनकी वैल्यूएशन कितनी है? 207 बिलियन डॉलर। और अगर पूछे एशिया का सबसे रिचेस्ट कौन हो गया है तो अडानी। और अगर पूछे कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट कौन सा हो गया तो इंडिया भी तो एशिया में ही आता है, तो वो भी अडानी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था, तो इसको याद रखना और बार बार इसकी रिपोर्ट आती रहती है तो हम उसको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कौन सी है देखना। रिमूव 100% फ्रूट जूस क्लेम फ्रॉम लेबल एंड द एड्स। देखो आपने देखा होगा जब भी कोई एड आती है तो ये क्या करते हैं, उस ऐड में बेवकूफ़ बनाते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि इसमें 100% नेचुरल है, 100% इसमें ये है, 100% आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन होता नहीं है। वो 100% और नुकसान ही करती है। जो फ़ायदे करने वाली चीज़ें वो तो 2-4% ही होती है। तो हमारे इंडिया में एक बात समझना, हमारे इंडिया में जैसे अभी रामदेव बाबा थे, है ना, रामदेव बाबा ने पतंजलि बनाई, पतंजलि से उन्होंने बहुत पैसा छापा, उन्होंने फर्जी प्रोडक्ट भी बहुत बनाए। तो उनके फर्जी प्रोडक्ट की 14 प्रोडक्ट की 14 प्रोडक्ट की लिस्ट बनती है, उनको बैन कर दिया जाता है और बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। और उनसे कहा गया कि जितना बड़ा बड़ा तुमने झूठ बोला था कि हमारा ये है, स्वदेशी है, नेचुरल है ना, होममेड है, इंडिया का है, ये है वो है, उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बड़ी बड़ी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उन्होंने ऐसी ऐड भी दी। अब बात ये निकल के आती है कि इंडिया के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपको बताएगा, बचाएगा कि भाई ये मत खाओ, इसमें नुकसान है, कल को मैं कुछ भी बेचने लग जाऊंगा तो मुझे रोकने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, कि भाई मैं कुछ भी ऐसा ना बेचूं कि लोगों की हेल्थ के साथ मैं मजाक कर रहा हूं। तो कौन सा डिपार्टमेंट हमारे पास आता है? तो याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। आपसे पूछेगा FSSAI का एक्ट कब आया था? 2006। आपसे पूछेगा ये बना कब था? 2008। आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना न्यू दिल्ली।
और अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया में तो चलो FSSAI है, आप जाना और कुछ भी लेना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 1000 रुपए का, कुछ भी प्रोडक्ट लेना, आप 10 रुपए की फ्रूटी भी लेना तो उसके ऊपर भी FSSAI की मोहर लगी मिल जाएगी। और ये FSSAI कह रहा है कि भाई जो तुम फर्जी ऐड लगाते हो ना फ्रूट जूस के ऊपर, क्लेम करते हो कि 100% इसके अंदर ये है, नेचुरल है, उसको बैन कर दो। क्योंकि इन लोगों ने एक एक्ट पास किया था जिसके अंदर इनका जो रूल्स और रेगुलेशंस है 2018 में, उसके ऊपर प्रोविजन था फॉर मेकिंग ए 100% क्लेम सच कंडीशंस वेयर द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर एंड द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट ओनली इन द लिमिटेड कंसंट्रेशंस। तो आपको समझ में आ गया होगा। बस एक बात समझ लेना, जब भी कोई इंडियन फूड की बात आएगी तो आपके सामने FSSAI आएगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था MDH मसाले, ठीक है, एवरेस्ट मसाले, तो भी ये न्यूज में था। बात समझ में आ रही है ना। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? FSSAI। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द करंट चेयरमैन या चीफ ऑफ द FSSAI, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करूं तो याद रखना कौन होता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बना था? 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना रोम। और रोम कहाँ पे है? इटली। और रोम से एक बात याद आई, याद रखना दुनिया का सबसे छोटा देश कहाँ पर है? रोम के अंदर ही है। एक देश की जो एक सिटी है उसके अंदर बना हुआ है, क्या नाम है उसका? वेटिकन सिटी, ठीक है। तो ये यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये काम क्या करता है FSSAI, तो याद रखना रेगुलेशंस लगाता है, ठीक है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का काम करता है। आजकल तुम देख रहे होगे छापे पड़ जाते हैं कि इस मिठाई वाले की दुकान पे एक छापा पड़ा और पता चला कि ये तो फर्जी काम कर रहा था। जैसे कि जयपुर की बड़ी बड़ी जो स्वीट्स हैं, जो स्वीट शॉप हैं, उनके पनीर के अंदर कीड़े मिल रहे हैं, किसी में कुछ मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। तो ये सारे काम कौन करता है? FSSAI करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ द फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, प्रोमोटिंग द फूड फोर्टिफिकेशन, ये सारे काम किसके होते हैं? FSSAI के। तो मैं आप लोगों से एक पर्सनल यही राय देना चाहूँगा, पर्सनल यही एडवाइस देना चाहूँगा कि गर्मियों के अंदर ये जो आर्टिफिशियल फ्रूट होते हैं ना, जूस होते हैं, इनको आप अवॉइड ही करो तो बेटर है, ठीक है। और आपको बिल्कुल जो बेसिक रो जूस होते हैं उनको पीना चाहिए, जैसे ठीक है, जैसे गन्ना हो गया, और आपके राजस्थान में तो बील भी मिलता है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ एडवाइस के तौर पे लेना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या किया इसने? टू प्रोवाइड ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज। देखो होता क्या है, हर इंसान के अंदर, समझना, हर इंसान के अंदर ब्लड होता है और उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपके अंदर जो ब्लड के अंदर एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। अब सोचो आपके बॉडी के, मैं कह रहा हूं आपके दिमाग तक एयर मतलब कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो कमजोर हो जाएगा। आपके बॉडी के किसी पार्ट में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो कमजोर हो जाएगा। और उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। और ब्लड में कौन सा वो होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर में गोल गोल होता है। अब मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजमेंट आ जाता है, इसका DNA बदल जाता है। और जब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो ये गोल से क्या बन जाता है? कुछ ऐसी शेप बन जाती है। और जब ऐसी शेप बन जाती है और जब ये आपके ब्लड में, आपकी नसों के अंदर दौड़ता है, तो ये क्या करता है? आपकी जो नसें होती हैं, जो आपकी वेन्स होती हैं, उनको डैमेज करने की कोशिश करता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी पार्ट को ही डैमेज कर दे। और इसके अंदर बहुत ही भयंकर दर्द होता है, कभी इस हिस्से में, कभी इस हिस्से में, पता नहीं शरीर के किस हिस्से में जाकर वो सिकल सेल्स आपको पेन करे। तो सिकल सेल्स होती क्या है? आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो क्या होता है? एबनॉर्मल होकर उसकी शेप चेंज हो जाती है। और जब शेप चेंज हो जाती है तो होता क्या है? देखो, एक होता है WBC, एक होता है RBC, है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल तो आपकी इम्यूनिटी में काम आती है, बीमारियों से लड़ने में काम आती है। रेड RBC क्या करता है? इसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये इसको ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। अब होता क्या है कि ये हीमोग्लोबिन की जब शेप ऐसी चेंज हो जाती है तो ये आपके बॉडी में पेन करना शुरू कर देता है, ठीक है। पेनफुल एपिसोड, सडन एंड इंटेंस पेन इन द बोन्स, हड्डियों में हो सकता है, ठीक है, चेस्ट में हो सकता है, बैक में हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है। अब ये होता क्या है? तो समझना, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फैटिग होगा, वीकनेस आएगी, पीला हो सकता है शरीर आपका, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से देश में, याद रखना, दुनिया में पहले नंबर पे आपकी इसके अंदर आता सिकल सेल में नाइजीरिया, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया।
तो देखो इंडिया जो है कोई भी इस लिस्ट में बड़ा ऐसा देश, चाइना, रशिया, अमेरिका जैसा देश नहीं है, हम दिख रहे हैं इसमें। तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का इश्यू है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर तुम डाटा देखोगे, हर साल 15,000 से 25,000 बच्चे जो है ना वो इस डिजीज से पैदा हो रहे हैं। अब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक है, या तो देखो खून जहां से बनता है, ब्लड कहां से बनता है? बोन मैरो में। हर इंसान के अंदर एक बोन मैरो होता है, अगर उस बोन मैरो को ही चेंज कर दिया जाए तो हो सकता है कि ब्लड का फॉर्मेशन ही अच्छा हो जाए, और जब ब्लड का फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा तो ब्लड अच्छा बनेगा, तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। लेकिन उस बोन मैरो का कॉस्ट आपको पता है 2 से 3 मिलियन डॉलर कॉस्ट आती है। कहां से तुम करवा पाओगे? इतना पैसा कहां से लाओगे? तो गरीब आदमी तो वैसे मारा जाएगा। और तुम देखो कोइंसिडेंट, देखो ये बीमारी होती भी गरीबों में ही है। जो माल न्यूट्रिशन के वो होते हैं, मतलब कि जिनको कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, उन एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो लोग तो कर ही नहीं पाते। अब सरकार क्या करती है? सरकार का टारगेट है, क्योंकि सरकार तो वेलफेयर के लिए काम करेगी, और सरकार अगर वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी तो सरकार किस बात की है? हमारा पैसा हम पे खर्च होना चाहिए। तो सरकार कितना पैसा खर्च करे? सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। सरकार तुम लोगों को ठीक करने के लिए टारगेट भी बनाकर बैठी है। तो आपसे पूछेगा सिकल सेल एनीमिया को या सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने का ईयर कौन सा है? तो इसका जो टारगेट ईयर है, ठीक करने का मतलब इसका जो खत्म करने का, एंड करने का टारगेट ईयर है, वो कौन सा है? 2047। और ये लास्ट ईयर तो ये तो निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट में भी बोला था कि हम सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं कर सकते। ये डिजीज़ कैसी होती है? तो ये अपने आप उसमें बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट्स से। अगर किसी एक पेरेंट्स का जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, वो अगर अल्टर्ड है तो उसके बच्चे के अंदर वो अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाता है और वो उसको अल्टर कर देता है। ज़्यादातर ये बीमारी 8 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है, मैक्सिमम बच्चों में होती है। और आजकल तो ये हो रहा है कि बच्चे इसके साथ ही पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हर साल डेथ का कारण भी बनती है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। इंडिया कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे है, ठीक है। आई थिंक कुछ डाटा याद हो गए होंगे। आपसे पूछेगा तो इसको ठीक करने की थेरेपी क्या है? तो 2 थेरेपी है, ध्यान रखना, जो अमेरिका इसको स्टैंडर्डाइज करता है। पहली कौन सी है? लाइपेजेनिया। दूसरी कौन सा है? कैसेवी, ठीक है। और ये 12+ एज के लोगों में ही इसको रिकमेंड किया जाता है, इन दोनों थेरेपीज को, ठीक है। और इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है? मैंने बता दिया, बोन मैरो चेंज करवाना। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन महंगा भी है और वो टिपिकल भी है, मिलता भी नहीं है जल्दी से कि कोई बोन मैरो डोनेट करने वाला मिल जाए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, सरकार का टारगेट ईयर क्या है, कुछ पॉइंट याद रखना, और बजट के अंदर भी इसके बारे में हम पढ़ने को मिलता है हमें, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। और जो उसकी जो मेडिसिन है वो कौन सी है? हाइड्रोक्सी यूरिया। और सरकार चाह रही है, ICMR क्या है हमारे यहाँ पर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये क्या चाहता है कि इसका क्या बनाया जाए? ओरल फॉर्मुलेशन बनाया जाए, ताकि टैबलेट के रूप में उसको लिया जा सके। समझ में आ रही है ना? तो उसके बारे में अगर पूछे कि जो सिकल सेल एनीमिया, उसकी जो इंजेक्शन, उसकी दवाई है, उसका नाम क्या है मेडिसिन का, तो वो भी याद रखना, हाइड्रोक्सी यूरिया। और ये बजट में भी आता है, तो इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। जैसे हमने टीबी मुक्त भारत का कब से टारगेट रखा था? टीबी मुक्त भारत। टीबी बहुत बड़ी डिजीज है, और टीबी तो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है लंग्स पे हो। वो बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो सीधा लंग्स पे अटैक करता है। लेकिन होता क्या है, टीबी किसी के बोन्स में भी हो जाती है, किसी के दिमाग में भी हो जाती है, किसी के मसल्स में भी हो सकती है, किसी के लेग में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है टीबी, ध्यान रखना। तो उसका एंड ईयर का टारगेट कौन सा है, या एंड टारगेट कौन सा ईयर है उसका? तो मोदी जी ने लास्ट टाइम को बोला भी था अपने मन की बात के अंदर कि हम उसको 2027 तक खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने उसको बाद में चेंज कर दिया 2025। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं टीबी मुक्त भारत कब चला? 2022। टीबी मुक्त भारत कब हो जाएगा? 2025। ऐसी हमारी कोशिशें हैं। ऐसे बहुत सारे डिजीज होती है जिनके लिए हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो जब जब आएंगे हम उनको पढ़ते रहेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ensure hospitals strictly follow fire safety norms, सेंटर टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। देखो सेंटर ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को सीधा सीधा ये आदेश दिया है कि फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अब आप कहोगे सर फायर सेफ्टी का क्यों ध्यान रखा जाए? क्योंकि फायर अगर लगती है, आग लगती है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पता चले ऊपर एसी रखा था, एसी में आग लग गई, वो नीचे तक पकड़ गई, ठीक है। हो सकता है घर के अंदर कहीं पर बच्चा खेल रहा था, उसने कुछ हरकतें ऐसी कर दी कि आग लग गई। हो सकता है कि तुम बाहर घूम रहे थे, तुमने गलती से कहीं बीड़ी सिगरेट जलाकर डाल दी ट्रांसफार्मर के पास, उसमें आग लग गई, वो उससे नुकसान हो गया। तो कुछ भी हो सकता है।
तो आग लगने से डाटा समझना, एक होता है फायर, एक होता है रूरल फायर, एक होता है अर्बन फायर। आजकल अर्बन फायर के केस बढ़ रहे हैं। जैसे इन अर्बन एरियाज, सिटीज, टाउन में जो फायर होती है उसे अर्बन फायर कहते हैं। जैसे 2017 में लगी थी कमला मिल्स में मुंबई। अच्छा, ये वाला केस तो आई थिंक सबको पता होगा, तक्षशिला कोचिंग सेंटर कहाँ पे है? सूरत। 2019 में इस कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। और हुआ क्या था कि उसमें एंट्री एग्जिट थे नहीं, ठीक है, कि दोनों तरफ गेट होनी चाहिए, ऐसा होता है ना, तो कंडीशंस पूरी थी नहीं। आग लग गई तो बच्चे कहाँ भागे? बच्चों ने कूद के, मतलब भाग रहे थे बच्चे। तो आपने वीडियोस भी देखे होंगे, उस समय फोटोज भी आए थे कि बच्चे कोचिंग सेंटर पे 3rd 4th फ्लोर से नीचे कूद रहे हैं। कुछ तो कूद कर गिर गए, है ना, गिर गए, मर गए, किसी की हड्डियां टूट गई, किसी को कुछ हो गया, कुछ अंदर जल के मर गए। तो ये इतना बड़ा इंसिडेंट था कि पूरे भारत में पूरी सरकारें क्या हो जाती हैं, उससे अपना डिसीजन बदल लेती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना, जयपुर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ अपन। जयपुर में अभी जयपुर में आपने देखा होगा कोचिंग हब बन रहा है। क्यों बन रहा है कोचिंग हब? यही पर्पज है। तक्षशिला कोचिंग सेंटर सूरत 2019 में आग लगी थी, तब से राजस्थान ने कहा था, पहला स्टेट बना था कि हम क्या करेंगे, कोचिंग को एक अलग ही हब बना देंगे, जहां पे बड़ी सी बिल्डिंगें होंगी, फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, हर तरह के डिजास्टर का ध्यान रखा जाएगा, सारे जयपुर की कोचिंगें वहीं पर चली जाएंगी। हालांकि ऐसा अभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया गया तो उस समय सरकार कोई और थी, अब सरकार बदल चुकी है। मे भी सरकार ये लाए, मे भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट हमें गवर्नमेंट का वेट करना पड़े, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत बड़ा इश्यू है हमारे यहाँ पर। जैसे एनसीआरबी है, जो आपका नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है ना, जो 1986 में बना होता है। कब बना था? 1986। ये पूरे इंडिया में जो क्राइम होते हैं उनकी रिपोर्ट बताता है, किस किस वजह से क्राइम हुआ, रेप क्राइम, मर्डर क्राइम, ये सब। तो इसने बताया 2019 में 330 डेथ हुई थी, 6330 फैटलिटीज हुई थी। इसने बताया 2015 में 17,000 डेथ हुई थी आग की वजह से। तो एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस आर्टिकल में बस यही अच्छा बताया गया है कि सेंटर जो है उसने कहा है कि स्टेट वगैरह अपने हॉस्पिटल में प्लीज क्या करें, इन सब चीजों का ध्यान रखने, क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली में क्या हो गया था, एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है, तब से डिसीजन आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पोल रिजल्ट्स टुडे, इंडिया सेट फॉर ए न्यू लोकसभा। आपको पता है लोकसभा पढ़ रहे थे हम पिछले 2 महीनों से। हमने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें भी सीखी, पुरानी चीज़ों को रिपीट भी किया। आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। आपके एग्जाम में पक्का एक पैसेज आएगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, सरकार चाहे किसी की बने, ठीक है, पैसेज पक्का तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है इस बार के लोकसभा इलेक्शन से। तो प्लीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना तुमने डाटा पढ़ा है उस सबको एक साथ इकट्ठा करके एक अलग से इसका पूरा कंप्लीट एक डाटा बना लेना, लोकसभा इलेक्शन। अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो पहली बार लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे? 1951 से 52। आपके अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे, फरवरी में ख़त्म हो गए थे। सबसे पहले जो आपकी पार्लियामेंट बैठती है, पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है वो कब होती है? पार्लियामेंट मीटिंग 13 मई 1952। आपसे पूछेगा लोकसभा की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 17 अप्रैल 1952। आपसे पूछेगा राज्यसभा कब बनी थी, तो 3 अप्रैल 1952। सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती थी उस टाइम पर? तो कांग्रेस ने 364। ठीक है, और हमें पहली बार ही पढ़ना होता है कि पहली बार किसने क्या क्या किया होता है। इस बार कौन जीतता है, कैसे जीतता है, वो हम पढ़ेंगे। और शायद आपने देखा होगा इस बार सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर वोटर्स ने वोट किया है ना। पूरे यूरोपियन यूनियन से भी 1.5 टाइम्स ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। आपके G7 की कंट्रीज़ को मिला लूँ तो उनसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। तो मतलब इस बार वोटर्स जो हैं वो वोटिंग का जो डाटा है वो ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ा ही है। ठीक है, तो उसके बारे में जितनी डिटेल आप कैप्चर कर सकते हो कर लेना। बाकी आज शाम को जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, तब हम इसको देखेंगे कि हाँ भाई कौन जीतता है कौन नहीं जीता है। ठीक है, किसकी सरकार बनती है, जो भी हम कल इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कल पूरा आर्टिकल, पूरा न्यूज़पेपर ही किससे भरा होगा? इलेक्शन के रिजल्ट से भरा होगा, आप जानते हो इस बात को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मिसिंग इन मैनिफेस्टोज चिल्ड्रंस इश्यू। देखो बहुत अच्छा मैसेज है। इसने बताया कि इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया मैनिफेस्टो में। सब कह रहे थे, बोला मंदिर बना देंगे, बोला मस्जिद बना देंगे, बोला मंदिर छीन लेंगे, बोला तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, फालतू की बकवास की लोगों ने। लेकिन किसी भी एक पार्टी ने ये नहीं कहा, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना किसी आम आदमी पार्टी ने, कि भाई बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारे देश का भविष्य तो बच्चा ही है ना, तुम्हारा फ्यूचर तो वो बच्चा ही है, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो?
तुम उन वो जो बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं, जो बेचारे कुपोषण हो चुका है, जिनको खाना नहीं मिलता है टाइम का, 5 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है साल भर में दुनिया भर के अंदर, इंडिया में बहुत सारे केस आते हैं, लाखों लोग, उन बच्चों के लिए तुम क्या करोगे? जो बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांगते हैं तुम उनके लिए क्या करोगे? वो भी तो भविष्य है तुम्हारा। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि कोई भी सरकार आई, कोई भी आई, कोई ध्यान नहीं देती। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। देखो, सबसे पहले पीएम श्री स्कूल्स, एकलव्य मॉडल स्कूल, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि देखो, अगर बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों की एजुकेशन की बात होनी चाहिए, सीधी सी बात है ये। और बच्चों की एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 3 जगह पर लिखी हुई है चीजें। एक लिखा है आपका आर्टिकल 21 के ए में लिखा है, एक लिखा है बच्चों की एजुकेशन के बारे में आर्टिकल 45 में लिखा है, और एक आर्टिकल नंबर 51 के लास्ट जी में लिखा हुआ है। ठीक है, GH जो भी है 11th नंबर पे। अब देखो होता क्या है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? DPSP है। और ये क्या कहता है आपका? फंडामेंटल ड्यूटी है। ये हमने कहां से लिया? फंडामेंटल राइट तो USA से ले रखा है। ये हमने कहां से लिया? तो ये हमने DPSP कहां से लिए होते हैं? तो आयरलैंड से लिए होते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली होती हैं? तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया होता है। ये कहता है, ये आपके फंडामेंटल राइट में है, अगर कोई बच्चा 6 to 14 ईयर का है तो उसको राइट है, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, लेकिन नहीं मिलती। दूसरा है कि इसमें लिखा है DPSP में कि कोई बच्चा 0 से 6 ईयर का है तो उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ये हर स्टेट देता है, आंगनबाड़ी बना के बैठ जाता है। दूसरा कौन सा है कि ये उन बच्चों के पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने बच्चे को घर से स्कूल तक पहुंचाएं। अगर बच्चा घर से स्कूल तक पहुंच गया और स्कूल उसको एजुकेशन देने से मना कर दे तो वो कोर्ट में जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये उनकी ड्यूटी बना दी। तो 3 जगह पर हमने किसको डिवाइड कर दिया? हमने 3 जगह पर बेसिकली एजुकेशन को डिवाइड कर दिया। लेकिन क्या बच्चों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए ना, हमें पूछना चाहिए उनसे, जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन के लिए कोई आता है, खड़ा होता है, तो भाई तू क्या करेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या करेगा? तो वही इसमें कहा गया। जैसे देखो, इसमें लिखा है पीएम श्री स्कूल, आपने सुना होगा नवोदय स्कूल, है ना। नवोदय स्कूल किसने स्टार्ट किए थे? राजीव गांधी ने स्टार्ट किए होते 1986 के पास, जिसमें आपका एग्जाम होता है, अगर आप पास कर जाते हो तो 5th से लेकर 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन मिलती है आपको। आपने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे लिखा है एकलव्य मॉडल स्कूल। एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल क्या होते हैं? तो लास्ट ईयर भी बजट के अंदर 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने की बात हुई थी। ये किसके लिए? तो SC ST के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जिनमें उन बच्चों को रहना, खाना पीना सब फ्री होता है। इनको बनाया जाए, इन पे फोकस किया जाए, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट। समझ में आ रही है ना? उसके बाद इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब डाला गया? देखो, पहले यह था DPSP में 0 to 14, फिर इन्होंने क्या किया? राइट टू एजुकेशन चेंज किया और इसको किस में कर दिया? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 0 से 6 को इसमें रख दिया, 6 से 14 इसमें कर दिया, और 6 से 14 को ड्यूटी भी बना दिया पेरेंट्स की, 3 जगह डिवाइड कर दिया। और अगर आपसे पूछे राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब पास हुआ, तो एक्ट कब बनता है? 2009 में आता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन का जो अमेंडमेंट होता है वो कब होता है? 2002 में होता है, 86 नंबर पे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ डाटा जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी, आप इसको पढ़ना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पीएम पोषण, व्हाट इज पीएम पोषण? तो समझना कि जो बच्चे हैं उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए एक स्कीम आई थी जिसका नाम था मिड डे मील। मिड डे मील क्या था एक्चुअल में? मिड डे मील का मतलब ये था कि जो बच्चे होंगे उन बच्चों को स्कूल के अंदर खाना जो होगा ना वो सरकार की तरफ से मिलेगा, हेल्दी खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन वाला खाना मिलेगा। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या होता है? पीएम पोषण। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? पीएम पोषण। अब हुआ क्या उसमें? पीएम पोषण में क्या हुआ? आपसे पूछेगा कि पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था मिड डे मील। मिड डे मील। और मिड डे मील कौन लेकर आया था? याद रखना 1995 में स्टार्ट हुआ था। आपसे पूछेगा पीएम पोषण, तो 2018 में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया? पीएम पोषण कर दिया गया, जिसमें बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यू दी जाने लगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सभी के इसके अंदर बताया गया क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, 0 to 6 कहाँ पे है, 6 to 14 कहाँ पर है, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन और वो सब। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज मिसिंग इन द डिजास्टर डाटाबेस। देखो, डिजास्टर डाटाबेस में क्या मिसिंग है समझना। आपने पढ़ा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है? जब भी डिजास्टर आता है तो वो उससे बचाता है।
तो इसमें लिखा हुआ है कि इन 2023 द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नोटेड दैट डिजास्टर इवेंट वर्ल्ड वाइड हैड इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 400 पर ईयर। मतलब हर साल पहले 100 डिजास्टर आते थे पर ईयर, अब वो 400 हो चुके हैं। इसका रीजन क्या है? तो नेचुरल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे साइक्लोन आ गया, ठीक है, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, है ना, ये सब नेचुरल डिजास्टर है। तो FAO क्यों करेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में फूड एंड ये सब मैनेज करने का इसी का काम है। बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल डिजास्टर से होता क्या है, हमारा फूड और एग्रीकल्चर तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। हम लोग तो बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमारा क्या ही होगा, दिन भर बारिश होती रही कुछ नहीं होना, होगा किसका? जो किसान है, जो एग्रीकल्चर कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और उससे फिर दुनिया भर में जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, इंडिया में कौन है जो डिजास्टर को मैनेज करता है। डिजास्टर जो मैं आपसे कह सकता हूँ NDRF की क्या बनी होती है, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बनी होती है, जिसमें हमारी 6 बटालियंस हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पैसे की, तो फॉर एग्जांपल समझना अभी सरकार है नहीं किसी की, है ना, क्योंकि आज रिजल्ट आएगा फिर कोई PM बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ लोकसभा नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाए नेचुरल डिजास्टर आ जाए, और नेचुरल डिजास्टर आने के बाद पैसा खर्च करने के लिए किसकी परमिशन लेनी होगी? पार्लियामेंट की। देखो 2 तरह के फंड होते हैं, समझना, 2 तरह के फंड बने होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड। कौन सा होता है? कंसोलिडेटेड फंड। और एक आपका कौन सा होता है? तो याद रखना, कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। अब होता क्या है, कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल कौन सा है? तो 266। इसका कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना 267। अब होता क्या है, ये किसकी परमिशन से यूज कर सकते हो? पार्लियामेंट। इसमें पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी है, इसमें पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी नहीं है, आप प्रेसिडेंट की परमिशन से भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी PM कोई नहीं है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, सिर्फ राज्यसभा लोकसभा तो है ही नहीं। अब मान लो कहीं पर बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भयंकर नुकसान हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो पैसा कौन देगा? रिलीफ कौन देगा? सेंटर। लेकिन सेंटर में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारा पैसा है, लोगों का पैसा, लोकसभा के लोगों की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तुम लोगों का है। तो उस टाइम पर अगर ये नहीं है, देखो यहां से क्या होता है, सभी की जो जज होते हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ABCD ग्रुप के, इन सब की सैलरी पेंशन देते हैं। लेकिन यहां से क्या होता है, ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के अंदर काम आता है ये पैसा, ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और नेचुरल डिजास्टर में ये पैसा काम आता है तो कितना होता है? तो इसमें 500 करोड़ रुपीस होते हैं, और सिर्फ प्रेसिडेंट की परमिशन से यूज हो सकता है। और जब पार्लियामेंट बैठेगी तो प्रेसिडेंट को उसका पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा कि भाई यहाँ इतने इतने पैसे खर्च किए, ये नहीं कि अपनी जेब में डाल ले। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब होता है जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर आता है। तो ये आर्टिकल भी कुछ दिन पहले न्यूज में भी था कि जो कर्नाटक, तमिलनाडु है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि उन्हें प्रॉपर जो रिलीफ का पैसा वो एलोकेट नहीं होता है। तो ये सब न्यूज में चलता रहता है। और जो नेचुरल डिजास्टर है उनके बढ़ने का रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। और आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप लोगों की लाइफ पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो इसको क्या बना दिया गया? आपका फंडामेंटल राइट में डाल दिया, आर्टिकल 21, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, ठीक है। कब? जब तुम्हें ये सब बातें पता हो, है ना, जब तुम्हें नॉलेज हो इन चीजों की। उसके बाद चलते हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। OCCRP रिपोर्ट क्या कहता है? इसने कहा कि भाई जो अडानी है ना, उसने कोयले में बहुत भयंकर तरीके से घपला किया है, करप्शन किया है। अब अडानी जी पे घपला आ चुका है, करप्शन आ चुका है, तो आपको ये न्यूज़ हो सकता है कहीं देखने को मिले, कहीं ना भी देखने को मिले, लेकिन हाँ याद रखना ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है देखो, इसमें क्लेम किया गया कि एटलीस्ट 24 शिपमेंट्स दैट लैंडेड ऑन द तमिलनाडु कोस्ट बिटवीन जनवरी टू अक्टूबर 2014 वर ओरिजिनली प्राइस्ड एज लो क्वालिटी कोल बट अल्टीमेटली सोल्ड बाय द अडानी ग्रुप टू द स्टेट पावर यूटिलिटी एट द ट्रिपल ऑफ द कोस्ट। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वहां पर वो आई थी आपकी, मतलब जितने का खरीदा गया था उससे 3 गुना प्राइस पर उसको क्या कर दिया गया? अब बेच दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो अब जाकर ये सब सामने आया। तो अगर मैं आपसे बात करूं करप्शन वगैरह की, तो इंडिया में करप्शन कौन पकड़ता है? देखो अगर किसी मिनिस्टर ने करप्शन किया, चलो आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, आप इस बात को समझ लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर है बेसिकली। एक होता है जुडिशरी, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एक होता है UPSC, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एक होता है आपका कौन सा? इलेक्शन कमीशन, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एक होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? मिनिस्टर्स के करप्शन को पकड़ता है। इसका काम ही यही है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 148। ये हमारे डेमोक्रेसी का पिलर भी है एक, कि जब मिनिस्टर्स को पैसा एलोकेट होता है तो उस पैसे का उन्होंने कहाँ यूज किया, कहाँ नहीं किया, तो उसकी ऑडिटिंग, है ना, ये सारा कौन करता है? ड्राफ्टिंग कौन करता है?
CAG करता है, और ये कोई इसकी अपॉइंटमेंट के लिए IAS ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, जो बहुत अच्छा IAS ऑफिसर होता है उसको रैंडमली उठाकर बना लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोफार्स स्कैम, है ना, TN चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी उस समय हुआ करते थे, उन्होंने पकड़ा था वो स्कैम, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा लालू प्रसाद यादव का स्कैम, तो स्टेट में भी सेंटर में भी सारे स्कैम CAG पकड़ता है, ठीक है। और अगर वैसे मैं बात करूं तो ED CBI आप पढ़ चुके हो, ये सब उसके अंदर काम करती हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं किसकी, कोयले की, क्योंकि ये स्कैम किसके ऊपर हुआ है, कोयले के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, कोयले के बारे में। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोयले का कहां होता है, चाइना, दूसरे पे आपका इंडिया, USA, टॉप 3 तो आपको याद ही होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं उसके कोल रिजर्व की, तो कोल रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर है, USA 23%, रशिया 15%, ऑस्ट्रेलिया 14%, चाइना 13% और इंडिया 10%। तो कोल रिजर्व में इंडिया कौन से नंबर पे है, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर पूछे प्रोडक्शन में कौन से पे, तो 1, 2 दूसरे नंबर पर। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर, ये डाटा लिख लेना, झारखंड में 26% सबसे ज्यादा होता है, उड़ीसा में 24%, छत्तीसगढ़ में 17%, वेस्ट बंगाल में 11% और मध्य प्रदेश में 8% क्या होता है, कोयला का प्रोडक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। और कोयले का वैल्यू क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू की, कितना उससे हीट निकल रही है उससे उसको कैलकुलेट किया जाता है। और कोयले में क्या होता है, कार्बन, मॉइस्चर और ये सब पाया जाता है। जैसे कोयले से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो टोटल अगर देखोगे तो 4 टाइप का कोयला होता है, एक होता पीट, एक होता लिग्नाइट, एक होता बिटुमिनस, एक होता एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट। आपसे पूछेगा इसमें क्या होता है, पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर होते हैं, इसमें लो हीट कंटेंट होता है, लो सल्फर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड द लार्ज सप्लाई, ठीक है। मैक्सिमम घरों में यही यूज करते हैं। फिर आता है एंथ्रेसाइट, हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट, ठीक है। और ये मोस्टली क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, कोयला 4 प्रकार का है, कौन कौन सा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ठीक है। इसको कहते हैं, ये एक्चुअल में कोयला नहीं है, तो हम ओरिजिनली इन तीनों को ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली ओरिजिनली तो 3 है, लेकिन उसको भी हम मान लेते हैं कभी कभी पीट, हालांकि उसमें ऐसा कुछ पावर होती नहीं है जलने की, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहते हैं, बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल कहते हैं, एंथ्रेसाइट को हार्ड कोल कहते हैं। और याद रखना कोयले को क्या कहा जाता है, तो इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। चलो मुझे कमेंट करके बताना किसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ठीक है। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, कौन से फ्यूल को, कौन से फॉसिल फ्यूल को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जब इससे बनती है तो उसे हम थर्मल पावर कह देते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, तो गोंडवाना कोल फील्ड्स में मिलता है, जो 250 मिलियन ईयर पुरानी है। 98% रिजर्व यहीं पर मिलता है आपका, ठीक है। दामोदर वैली के अंदर मिलता है, झारखंड वेस्ट बंगाल में। महानदी के अंदर, गोदावरी के महाराष्ट्र में, ठीक है। नर्मदा वैली के आसपास, महानदी मतलब महानदी रिवर के आसपास, उड़ीसा और इसके आसपास। टेरिटरी कोल फील्ड कितना है, तो 50 to 60 मिलियन ईयर ओल्ड है। इसमें बहुत कम कार्बन होता है। ये आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, केरला, इन सब में मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डाटा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What the draft digital competition bill propose, why big tech opposite? देखो होता क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, इसका एक्ट आया था 2002। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश कर दिया गया था 2003, और इसको कंप्लीटली एस्टेब्लिश कब कर दिया गया था, इसकी बॉडी कब बना दी गई थी, ऑफिस कब खोल दिया गया था, तो 2009 फुल्ली ऑपरेट हो गया था। तो 3 डेट याद रखना। अब होता क्या है समझो, मान लो कल को ऐसा हो जाए कि जो डिजिटल जो कंपनीज हैं उसमें एक ही कंपनी हो और वही सब कुछ करे, कोई दूसरा है ही नहीं मार्केट में, तो अपनी मर्जी से चलाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में एक ही कोचिंग हो जाए और वही पढ़ाए बस क्लैट के बारे में, तो अपनी मन मर्जी करेगा, वो जितना फीस चाहेगा उतना करेगा, जिस बच्चे को चाहेगा लेगा, जिस बच्चे को चाहेगा नहीं लेगा, है ना, यही होगा। तो उस केस में क्या कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सभी को राइट है कंपटीशन फाइट करने का, बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक्चुअल में यही करता है कि भाई कंपटीशन मेंटेन रहना चाहिए, मोनोपोली नहीं आ जानी चाहिए। जैसे इसने लास्ट ईयर
क्या किया था, गूगल के ऊपर इसने आई थिंक 1300 करोड़ का फाइन लगा दिया था, क्योंकि गूगल क्या करता है, मैक्सिमम जो ऑनलाइन ऐप्स है ना वो गूगल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और गूगल दूसरे जो इंडिविजुअल ऐप होते हैं सिमिलर उनको प्रमोट ही नहीं करता, उनको दबा देता है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और उसके ऊपर 1300 करोड़ का फाइन लग गया था, और गूगल ने उसका बदला भी लिया कुछ दिन पहले। मैंने पढ़ाया भी था द हिंदू के अंदर, अगर आपको याद हो, कि उसने क्या किया था कि जो इंडियन के जो ऐप थे उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया था जो अर्निंग करते हैं। जैसे कि मान लो कल को मैं अपना ऐप खोल के बैठ जाऊं, जीके है ना, जीके बाई XYZ, और ऐसे मैं खोल के बैठ गया और मैं उसमें पढ़ाने लग गया और मैं उसमें अपने कोर्स बेच रहा हूं, और कोर्स बेचते बेचते मैं पैसा कमा रहा हूं। मान लो मैंने 5000 रुपए का जीके का कोर्स रखा, ठीक है, कंप्लीट क्लैट का कोर्स, और मैं उसमें पढ़ा रहा हूं, तो मैं अर्निंग कर रहा हूं ना। तो इसने कह दिया कि जो ऐसे अर्निंग कर रहे हैं ना इंडिया में ऐप, उनसे इसने 30% टैक्स लेना शुरू कर दिया। फिर बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, फिर इसने कहा ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। मतलब समझ में आ रही है ना, इसने इसलिए ऐसा किया था कि वो जो फाइन भरा था ना उसके चक्कर में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है भाई, कंपटीशन मेंटेन होना चाहिए, आप कभी मोनोपोली नहीं ला सकते। तो अभी एक नया बिल आया है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है DCB, डिजिटल कंपटीशन बिल। याद रखना ये बिल है, ये एक्ट नहीं बना है। इसमें क्या कर रहे हैं, डिजिटल कंपटीशन की बात हो रही है। जिसका अपोज कौन कर रहा है मैं समझा चुका हूं, क्या इसका अपोज कौन कर रहा है, काम क्या करता है, एम्स टू रेगुलेट सिस्टेमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज एंड देयर एसोसिएट्स टू प्रिवेंट एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिस, जो अभी मैंने समझाया। अच्छा, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन इनके लिए आता है, कौन इसके फेवर में है, तो पेटीएम और मेक माई ट्रिप जैसे तो इसके फेवर में है कि भाई ठीक है, क्योंकि ये पहले से डूब रहे हैं तो इनके लिए तो ठीक है। दूसरा कौन सा है, अपोज कौन कर रहा है, जोमेटो बहुत अच्छा चल रहा है, स्विगी बहुत अच्छा चल रहा है, अमेजोन आप जानते हो, फ्लिपकार्ट आप जानते हो। तो ये नहीं चाहते कि आए, ये चाहते हैं कि आए। तो मैं समझा चुका हूं है क्या, याद रखना एक्ट कब आया था, एस्टेब्लिश कब हुआ था, फुल्ली फंक्शनल कब हुआ था, 2009 के अंदर। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इफ यू विश टू। ठीक है, फोर्स नहीं कर रहा मैं तुम्हें। उसके बाद कौन सा है, एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड नियर पेम्पा लेक। देखो पेम्पा लेक क्या है, ये हमारी हिस्ट्री का पॉइंट हो गया। पेम्पा लेक कहां पर है, तो याद रखना आपके कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है, हम्पी के अंदर, कर्नाटका। और हम्पी क्या है, तो याद रखना हम्पी आपका जब पहले विजयनगर एम्पायर हुआ करता था ना, विजयनगर एम्पायर जो था उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर जो था वो 1347 में बना होता है, और इसको बनाने वाले दो भाई थे, और दो भाई यूपी से आए थे, है ना। और उन दोनों भाइयों ने क्या किया था, दो साउथ इंडिया जाते हैं और साउथ इंडिया में जाकर क्या करते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं, किंगडम बना लेते हैं। उनका नाम क्या था, हरिहर एंड बुक्का राय। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट होता है, बहुत अच्छा उसका इन्फ्लुएंस रहा होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये लेक भी कहाँ पे है, तो हम्पी के पास। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी है, तो तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, दो रिवर से बनती है, तुंग और भद्रा से मिलकर। अच्छा, इस लेक के अंदर क्या है ऐसा, तो याद रखना ये हिंदू मेथोडोलॉजी के अंदर सबसे जो पवित्र सैक्रेड लेक्स है उस 5 में से एक है। कौन कौन सी, मानसरोवर, ठीक है, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर तो शायद आप जानते हो भी होगे, अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो इन 5 सरोवर को क्या माना जाता है, सबसे पवित्र मानते हैं हम लोग हिंदू उसके अंदर, हमारे जो हमारे रिलीजियस बुक्स है उसके अंदर कह सकता हूँ। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें एक पेंटिंग मिली है जो कि बहुत सही एंशिएंट टाइम की है, तो ये न्यूज में आ चुका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए चलते हैं आगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू।